भारत और पाकिस्तान जिन दो पंक्तियों में एक साथ आ जाते हैं, जिस लाइन में ये दोनों शब्द एक साथ आ जाते हैं, वो पंक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का इतिहास और इनकी जो ज्योग्राफी रही है, ये इन दोनों देशों को अध्ययन के लिहाज से बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाती है। इसको लेकर हमेशा से विवाद उठते रहे हैं और हाल ही में एक नया विवाद ये देखने को मिला है कि भारत सरकार द्वारा लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हाल ही में पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद दोनों देशों में इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सिंधु नदी प्रणाली और इस संबंध में जो समझौता हुआ था उस समझौते की बात करेंगे। इसके अलावा समझौते में किस तरह के प्रावधान शामिल थे, हालिया विवाद क्या है और इस संबंध में भारत ने जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस के क्या परिणाम हो सकते हैं, इन पर बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न को भी समझेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी जल प्रणाली और इस संबंध में जो समझौता हुआ है उस समझौते को एक मोटे तौर पर एक संक्षिप्त तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत ऑटोनमस रीजन के मानसरोवर झील के पास में होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु नदी का जहां पर उद्गम होता है वो उद्गम चीन के हिस्से में आता है, वो क्षेत्र जो है वो चीन के हिस्से में आता है। इसके बाद ये नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, भारत से होते हुए ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान के बाद ये नदी अंततः अरब सागर में मिल जाती है। तो ये तो हुआ उस पूरी नदी का रास्ता। अब यहां से सिंधु नदी प्रणाली कैसे बनती है, एक सिस्टम कैसे बनता है। तो ये जो सिंधु नदी है इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। इनमें 5 सहायक नदियां बहुत ज्यादा विशेष हैं। इन 5 नदियों के नाम है झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज और रावी। अब आप जब इन 6 नदियों को एक साथ जोड़ देंगे, 5 ये वाली नदियां और एक सिंधु नदी, इन 6 नदियों को एक साथ जोड़कर जिस प्रणाली का निर्माण होता है उसी प्रणाली को सिंधु जल प्रणाली कहा जाता है। अब भारत जब 1947 में आजाद हुआ था तो आजादी के साथ भारत का विभाजन भी हो गया। भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। लेकिन इसके बावजूद भी देश तो बंट गए थे, लेकिन किसानों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो गई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के जो किसान थे वो अपनी सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के लिए, इसके अलावा वहां के आसपास के जो सामान्य लोग थे वो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए मुख्य तौर पर सिंधु नदी प्रणाली पर ही निर्भर थे। ऐसे में जब जल को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा हुई तो दोनों देशों के बीच विवाद पैदा होने शुरू हुए, दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट शुरू हुआ। डिस्प्यूट के बाद डिस्प्यूट को हल करने के लिए नेगोशिएशन शुरू हुए, वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और इन वार्ताओं में मध्यस्थता की विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएशन का काम किया और अंततः 9 साल के मीडिएशन के बाद, 9 साल की वार्ताओं के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर कराची में 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसी समझौते को हम सिंधु नदी समझौता या सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। तो ये तो समझौते की बात हुई। अब इस पूरे क्षेत्र को एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा भारत और हमने बात की थी सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो चीन के तिब्बत ऑटोनमस रीजन में होता है, यानी कि इस क्षेत्र में होता है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है और इसके बाद ये यहां से चलकर अंततः अरब सागर में मिल जाती है। इसके अलावा इस नदी की 5 सहायक नदियां भी हैं। उन सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज जैसी नदियां शामिल हैं और इन्हीं 6 नदियों को मिलाकर सिंधु जल प्रणाली का निर्माण होता है, सिंधु नदी प्रणाली का निर्माण होता है। और इसी नदी प्रणाली के जल के विभाजन को लेकर, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये तो एक बार इसकी ज्योग्राफी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे
समझौते में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की थी कि इस पूरे समझौते के माध्यम से ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा रिवर सिस्टम है, उस रिवर सिस्टम के पानी को दो देशों के बीच बांटने का कोशिश की गई थी, दो देशों के बीच पानी के विभाजन की कोशिश की गई थी। इसमें प्रावधान कुछ ऐसा था कि कुछ नदियों को भारत के हिस्से में दिया गया, जबकि कुछ नदियों को पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया। भारत के हिस्से में जो नदियां आई उनमें ब्यास, रावी और सतलुज शामिल थीं। इसके अलावा पाकिस्तान के हिस्से में जो नदियां आई उनमें सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी शामिल थी। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि भारत के हिस्से में जो नदियां आई उन नदियों के पास इस पूरे सिस्टम का केवल 20% पानी ही मौजूद था और 80% पानी जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में गया। यानी जाहिर तौर पर बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी भारत को इस पूरी नदी प्रणाली का बहुत ज्यादा पानी नहीं मिल सका, यानी भारत को नुकसान हुआ। तो भारत के नुकसान की भरपाई करने के लिए इस पूरे समझौते में कुछ प्रावधान शामिल हैं। इसमें सबसे पहला प्रावधान यह है कि यदि भारत चाहे तो भारत उन नदियों पर जिन पर पाकिस्तान को अधिकार प्राप्त है, उन नदियों पर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो इन पूरी नदियों के माध्यम से सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों पर एक पनबिजली परियोजना की शुरुआत कर सकता है और इसके माध्यम से बिजली का निर्माण कर सकता है। लेकिन यहां पर एक शब्द और जुड़ा हुआ है, उस शब्द का नाम है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट में स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद नहीं होगी। यहां पर पानी आएगा नदी से, वहां पर पानी की प्रोसेसिंग होगी, उससे बिजली बनाई जाएगी और वापस उस पानी को नदी में छोड़ दिया जाएगा। उस पानी को कहीं भी स्टोर नहीं किया जाएगा। पहला प्रावधान ये था। लेकिन एक और प्रावधान है। दूसरा प्रावधान ये है कि यदि भारत चाहे तो इन प्रोजेक्ट में तकरीबन 3.6 एकड़ फीट पानी की स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण भी कर सकता है। तो भारत को इतनी क्षमता, इतनी छूट जो है वो प्रदान की गई है। लेकिन अब यहां पर जो सबसे विशेष बात है, इस पूरे समझौते की जो सबसे विशेष बात है वो है समझौते का विवाद निपटान तंत्र, यानी डिस्प्यूट मैकेनिज्म, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। इस पूरे समझौते में मुख्य तौर पर किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए 3 स्तरीय श्रेणीबद्ध तंत्र का विकास किया गया है। यानी सबसे पहले तो 3 स्तरीय तंत्र विकसित किया गया है। 3 लेवल्स पर विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी और ग्रेडेड तरीके से की जाएगी, रिस्पॉन्सिव तरीके से की जाएगी। कौन कौन से हैं वो 3 तंत्र? 3 तंत्रों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है स्थायी सिंधु आयोग। ये जो स्थायी सिंधु आयोग है, परमानेंट इंडस कमीशन है। इस कमीशन में मुख्य तौर पर 2 कमिश्नर मौजूद होते हैं, 2 आयुक्त मौजूद होते हैं। एक आयुक्त भारत की ओर से आता है और एक जो है वो पाकिस्तान की ओर से आता है। अब इनका काम क्या है? इस आयोग का जो प्राथमिक कार्य है वो इस समझौते का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना है। यानी ये सुनिश्चित करना है कि इस पूरे समझौते में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं वो प्रावधान जमीनी स्तर पर भी लागू हो। इसके अलावा ये जो पूरा आयोग है ये भारत और पाकिस्तान की सरकारों के लिए एक ऑफिशियल डायलॉग मैकेनिज्म भी है। यानी यदि भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस पूरे समझौते को लेकर आपस में कुछ बातचीत करना चाहती हैं तो वो जो बातचीत होगी वो केवल इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी। इस आयोग का एक काम विवादों का निपटान करना भी है। यानी यदि भारत और पाकिस्तान के बीच इस पूरे समझौते को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो वो विवाद जो है वो सबसे पहले इसी आयोग के सामने जाता है। इसके बाद जब ये आयोग इस विवाद को सुलझाने में असफल रहता है तो एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति ना तो भारत करता है ना ही पाकिस्तान करता है। ये नियुक्ति जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब ये समझौता हुआ था तो वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते में मीडिएटर की भूमिका अदा की थी। तो जाहिर तौर पर ये जो तटस्थ विशेषज्ञ है इसकी नियुक्ति भी विश्व बैंक द्वारा की जाती है। इसके बाद जब ये जो तटस्थ विशेषज्ञ है ये भी विवाद को सुलझाने में असफल रहता है तो इसके बाद विश्व बैंक जो है वो एक आर्बिट्रेशन कोर्ट का गठन करता है। इस कोर्ट में 7 या इसके आसपास लोग रहते हैं जो कि इस समझौते के प्रावधानों की व्याख्या करते हैं और विवादों को निपटाने में मदद करते हैं। तो ये तो बात हुई इस पूरे समझौते के प्रमुख प्रावधानों की। अब आगे बढ़ते हैं और हालिया विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में विवाद क्या है उस पर बात करते हैं। तो वर्तमान समय में जो प्राथमिक विवाद है, जो प्रमुख विवाद है, वो मुख्य तौर पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर है, 2
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर है। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि झेलम नदी की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है रतले प्रोजेक्ट, जो कि चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अब आप इन दोनों नदियों के नाम को देखेंगे, पहली नदी है झेलम और दूसरी चिनाब, तो आप स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे कि ये जो दोनों नदियां हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से पाकिस्तान द्वारा इन दोनों परियोजनाओं का विरोध भी किया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इन दोनों परियोजनाओं की वजह से ये जो दोनों परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं समझौते की तकनीकी शर्तों, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टेक्निकल टर्म्स का पालन नहीं करती हैं। कुछ हाइट की दिक्कत है, इसके अलावा कैपेसिटी की दिक्कत है। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी मानता है कि इस पूरे ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, भारत इन पूरे प्रोजेक्ट्स का दुरुपयोग भी कर सकता है। भारत यदि चाहे तो पानी को रोककर या पानी को छोड़कर पाकिस्तान को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यदि भारत पानी रोकता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान में सूखा आ सकता है, और यदि भारत पानी छोड़ता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ यानी फ्लड की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान अपनी आपत्ति जताता रहा है। इसके अलावा भारत का क्या कहना है? भारत की बात करें तो भारत हमेशा से ही मानता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट स्पष्ट तौर पर जो तकनीकी शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करता है। इसके अलावा भारत को इस पूरे समझौते के तहत जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, तो जाहिर तौर पर भारत उसी अधिकार का उपयोग कर रहा है। इसी को लेकर साल 2015 में सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के सामने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को नियुक्त करने की मांग की गई थी। इसके बाद 2016 में, उसके एक साल बाद ही, 2015 के एक साल बाद 2016 में पाकिस्तान ने अपनी इस एप्लीकेशन को वापस ले लिया, यूनिलेटरल तरीके से, एक तरफा तरीके से, और एक दूसरी एप्लीकेशन दी, एक नई एप्लीकेशन दायर की गई जिसमें मुख्य तौर पर आर्बिट्रेशन कोर्ट को गठित करने की मांग की गई। इसके बाद भारत ने भी एक एप्लीकेशन दायर की, जिस एप्लीकेशन में भारत द्वारा एक नई एप्लीकेशन दी गई जिसमें एक तटस्थ विशेषज्ञ को गठित करने की, एक तटस्थ विशेषज्ञ को नियुक्त करने की मांग की गई। अब एक तरफ विश्व बैंक के सामने दो एप्लीकेशन थी। सबसे पहली एप्लीकेशन पाकिस्तान की ओर से थी और दूसरी एप्लीकेशन भारत की ओर से थी। तो जाहिर तौर पर विश्व बैंक के सामने एक बड़ी दुविधा मौजूद थी। इस संबंध में विश्व बैंक ने लंबे समय तक कोई निर्णय नहीं लिया और अंततः 2022 में विश्व बैंक एक्टिव हुआ और विश्व बैंक ने दोनों ही एप्लीकेशंस पर कार्यवाही कर दी। कार्यवाही करते हुए एक तरफ तो विश्व बैंक ने पाकिस्तान द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी उस एप्लीकेशन के तहत आर्बिट्रेशन कोर्ट गठित कर दी, और दूसरी एप्लीकेशन के तहत भारत ने जो दी थी उस एप्लीकेशन के तहत एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की भी नियुक्ति कर दी गई। तो पाकिस्तान के आधार पर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट गठित किया गया था, इस कोर्ट की सुनवाई जल्द ही होने वाली है। लेकिन भारत ने विश्व बैंक के इस कदम पर स्पष्ट आपत्ति जाहिर की है। भारत का कहना है कि ये जो विश्व बैंक ने कदम उठाया है, दोनों तंत्रों का एक साथ उपयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल अनुचित कदम है, क्योंकि यदि दोनों तंत्रों द्वारा अलग अलग तरह के निर्णय दिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो जो दोनों निर्णय होंगे, वो दोनों निर्णय इस पूरी स्थिति को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, और ज्यादा जटिल कर देंगे, और इसकी वजह से हमें समझौते के अस्तित्व पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि विवाद किस वजह को लेकर है, और इसी वजह से भारत द्वारा इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में प्रभाव क्या हो सकता है, नोटिस का परिणाम क्या हो सकता है, और इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं। तो नोटिस के परिणामों की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो इस समझौते को साल 1960 में लागू किया गया था। साल 1960 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और 1960 में अब तक इस पूरे समझौते को लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा विवाद नहीं देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि इस वजह से ये जो पूरा समझौता है ये बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका दूसरा पक्ष ये है कि पिछले कुछ वर्षों में, साल 1960 के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं, समीकरणों में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। लेकिन इन बदलावों के बावजूद भी दोनों देशों के बीच जो समझौता है, इस समझौते के प्रावधानों में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में इस पूरे समझौते का जो एक उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार किया जाए, यह समझौता उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी असफल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान को इस समझौते के प्रावधानों में जरूर कुछ न कुछ बदलाव
करने चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इस समझौते को और बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। लेकिन वर्तमान समय में इस समझौते पर जो वार्ता है, जो नेगोशिएशन है, वो थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं पिछले कुछ समय से। इसके अलावा वर्तमान समय में पाकिस्तान खुद अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। तो ऐसे में इस पूरे समझौते को लेकर नेगोशिएशन बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे समझौते में यह प्रावधान है कि दोनों पार्टीज को किसी भी नोटिस पर 90 दिनों में अपनी प्रतिक्रिया देना अनिवार्य है, 90 दिनों में नेगोशिएशन शुरू करना अनिवार्य है। तो जाहिर तौर पर ये जो समझौता है, ये जो नया नोटिस है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों को एक नए सिरे से अंतर सरकारी नेगोशिएशन यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन शुरू करने का अवसर प्रदान करती है। और इसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा समझौते को लेकर पिछले कुछ वर्षों में, जब से समझौते को लागू किया गया है, जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को इस समझौते में नए तरीके से शामिल किया जा सकेगा। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि सिंधु जल संधि का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए और बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों की जांच कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि इस पूरे समझौते में किस तरह के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा इस समझौते के तमाम डायमेंशंस के लिहाज से क्या क्या निहितार्थ, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस पूरे समझौते को किस वर्ष लागू किया गया था और इस पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।